हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 30 अगस्त 2021। तो 30 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, वो भी बिना स्किप किए हुए। अंत तक आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में कल ही के दिन यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। कल ही के दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का 119वां जन्म दिवस पर यानी इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इनके 119वां जन्म दिवस कल था। उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे मनाया गया है। यह इमेज में आप ध्यान से देख लीजिएगा। हॉकी का जादूगर जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। 29 अगस्त को पूरा देश हॉकी इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद कर रहा है। आज मेजर ध्यानचंद का 119वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, यानी कल ही के दिन यह मनाया गया है। तो इस न्यूज में आज लिखा गया है, यानी कल का यह न्यूज है। मेजर ध्यानचंद को जन्म दिवस को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए हैं और इसी दिन की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। मेजर ध्यानचंद के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने भारत के लिए 1926 से लेकर 1949 तक हॉकी खेली। अपने करियर के दौरान मेजर ध्यानचंद भारत को 1928, 1932 तथा 1936 में ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाब रहे हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी से गेंद को छीन पाना नामुमकिन था, यानी यह असंभव लगता था कि जब मेजर ध्यानचंद अपने हॉकी खेलते थे तो उसमें ऐसा लगता था कि उनसे हॉकी का गेंद छीन पाना असंभव है। इलाहाबाद में पैदा हुआ मेजर ध्यानचंद की चर्चा विदेशों में हुआ करती थी। मेजर ध्यानचंद के खेल को देखकर विदेशी कहा करते थे कि उनकी हॉकी से गेंद चिपक जाया करती थी। अब जानते हैं और उनके बारे में। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन होता क्या है? 29 अगस्त यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम बदलकर हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसके अंतर्गत एक पुरस्कार दिया जाता है। उसके अलावा इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह अवार्ड दिए जाते हैं इस क्षेत्र में, तथा इसके अलावा 25 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021 एंड 22 लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने यूएनडीपी के तकनीकी सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है। यह सूचकांक नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में सबसे ऊपर है, जबकि नागालैंड के किफायत जिले को रैंकिंग में 103 जिलों में अंतिम स्थान दिया गया है। रैंकिंग में गोमती उत्तरी त्रिपुरा दूसरे, पश्चिम त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है। अब जान लेते हैं एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक के बारे में।
सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 8 राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर इन जिलों को रैंक करता है। एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स देश में अपनी तरह का पहला इंडेक्स है और यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर केंद्रित है। अब बात यह है कि नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग गवर्नमेंट एक एजेंसी है जिसकी फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 के बाद से नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है। इसका जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है तथा न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि नीति आयोग का चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि अभी वर्तमान में नीति आयोग के चेयरपर्सन भी नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके फाउंडर्स है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए पार्टी ने इसकी स्थापना की थी, यानी इसकी खोज की थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न हाल ही में BPRND ने किसके सहयोग से मंथन 2021 नामक एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकाथॉन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि AICTE। अब पहले जान लेते हैं BPRD के बारे में। BPRD मींस ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से मंथन 2021 नामक एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकाथॉन शुरू किया है। हैकाथॉन का मूल्य उद्देश्य देश के खुफिया एजेंसी के सामने 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना और इन परिवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाना है। अब जान लेते हैं हैकाथॉन के बारे में। हैकाथॉन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित होने वाला है। विजेता टीम को 40 लाख रुपए की राशि मिलेगी। हैकाथॉन नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए 20 विभिन्न चुनौती बयानों के लिए 6 विषयों के तहत आयोजित किया जाएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के CA और POC में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अपना देश भारत, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत ने कोट डिलवोइर के आबिदजान में 27वें UPU कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 2 प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता है। भारत 156 देशों में से 134 मतों के साथ प्रशासन परिषद यानी काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CA के लिए निर्वाचित हुआ है। देश को दक्षिण एशिया और ओशियानिया क्षेत्र के CA चुनावों में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब बात हुई है UPU यानी कि यूनियन पोस्टल यूनियन के बारे में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का लोगो। इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना की गई थी 9 अक्टूबर 1874 में। इसके अभी वर्तमान में हेड यानी डायरेक्टर जनरल है मासाहिको मोटेको। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका एब्रीविएशन के रूप में जाना जाता है UPU, यानी इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने अव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में एक भाग के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ एक नई पहल का अनावरण किया, जो 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य स्वीप योजना की समीक्षा करना, स्वीप के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करना और भविष्य के चुनावों के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना। अब स्वीप कार्यक्रम क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्वीप कार्यक्रम मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है।
नए मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र भेजते समय आयोग से एक व्यक्तिगत पत्र भेजेंगे। पैकेज में नए मतदाताओं के लिए एक मतदाता मार्गदर्शिका, एक बधाई पत्र और नैतिक मतदान की प्रतिज्ञा शामिल होगी। अब चलते हैं, बात हुई ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस है, यह है ईसीआई का लोगो। इसका फॉर्मेशन 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका जुरिडिक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा फर्स्ट एग्जीक्यूटिव इसके है सुकुमार सेन जी। प्रोसीडिंग एग्जीक्यूटिव ओम प्रकाश रावत है तथा करेंट एग्जीक्यूटिव सुनील अरोड़ा जी है। अब चलते हैं, इतना बात जान लिया ईसीआई के बारे में, तो अगले प्रश्न अब जान लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल लॉन्च किया है जहां 38 करोड़ असंगठित श्रमिक यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अपना पंजीकरण करा सकते हैं और बदले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक असंगठित कर्मचारी जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करता है उसे 2.0 यानी 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। मृत्यु या अस्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए। इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर कार्यकर्ता को एक अद्वितीय 12 अंकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन के साथ एक ई श्रम कार्ड मिलेगा और वह इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभों को कभी भी प्राप्त करने में सक्षम होगा। ई श्रम पोर्टल नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी कि NDUW के निर्माण में मदद करेगा। तो इतना बात हम लोग जान लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जो लॉन्च किया गया है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को एक अद्वितीय 12 अंक का एक यूएएन नंबर के साथ साथ ई श्रम कार्ड मिलेगा। इसके अंतर्गत वह लाभ अपना उठा सकते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जी, ये है इमेज में मनसुख मंडाविया जी, ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। इन्हें हाल ही में यानी पिछले जुलाई में जो 7 या 8 जुलाई को अपडेट किया गया है नया कैबिनेट मंत्रालय, उसमें इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चुना गया है। पहले से डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यह मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को समाप्त करना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 2030 तक टीबी को समाप्त करना है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि इटली में। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्गेरिटा लिगुर में आयोजित किया गया था। यह मिश्रित रूप से आयोजित किया गया था, अर्थात लोगों ने भौतिक रूप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी भाग लिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भारत की ओर से बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने पारस्परिक सहयोग के माध्यम से लिंग और महिला केंद्रित मुद्दों के संबोधित करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यह इमेज में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, जो कि भारत की तरफ से इन्होंने इसमें भाग लिया था इस बैठक में। अब जान लेते हैं G20 सम्मेलन के बारे में। महिला अधिकारिता पर G20 सम्मेलन में STEM, फाइनेंशियल और डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण और स्थिरता सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की समानता और विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए साझा उद्देश्यों और जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। अब बात हुई है इटली के बारे में, तो हम लोग इटली के बारे में जान लेते हैं। यह इटली की राजधानी है रोम। यहाँ का करेंसी है यूरो, फॉर्मरली पहले लीरा के नाम से जाना था, यानी लीरा पहले चलता था, अब वर्तमान में अब यूरो चलता है। यहाँ पर यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है इटालियन तथा इसके वर्तमान में भी प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी।
यह है इटली का इंडिविजुअल मैप तथा यह है वर्ल्ड मैप में इटली देश। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा कि विश्व में कहां पर इटली पड़ता है, तथा इटली इंडिविजुअल मैप में भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि इटली में कौन सा जगह कहां पड़ता है, रोम इसकी राजधानी कहां पर पड़ती है, पेरिस कहां पड़ती है। आप इन सभी जगहों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पिसा का झुकी हुई मीनार इटली में ही पड़ती है। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा जगह में पड़ती है इस मैप में। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और किस देश के सशस्त्र बल साझा भाग्य 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि थाईलैंड। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश के सशस्त्र बल साझा भाग्य 2021 यानी शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगे। यह अभ्यास चीन में सितंबर 2021 के महीने में आयोजित किया जाएगा। चारों देश हेनान के केसान काउंटी में पीएलए के संयुक्त हथियारों के सामरिक प्रशिक्षण आधार पर पहले बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास साझा भाग्य 2021 में भाग लेंगे। तो यह 4 देश भाग लेने वाले हैं। इन देश का नाम आप ध्यान से रख लीजिएगा, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो ने आतंकवाद विरोधी गांडीव अभ्यास का कैवा संस्करण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी तीसरा। हाल ही में एनएसजी कमांडो ने आतंकवाद विरोधी गांडीव अभ्यास की तीसरा संस्करण किया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी था। एनएसजी द्वारा इन स्थानों पर वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण गांडीव 22 अगस्त को शुरू किया गया, जो कि सप्ताह भर अर्थात 28 अगस्त तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहर राष्ट्रीय अभ्यास के भाग के रूप में आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी द्वारा सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं, जिससे बंधक और अपहरण जैसी स्थिति में उनके रेस्पोंसे टाइम और रिएक्शन की जांच की जा सकते हैं। महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, उसी के नाम पर यह गांडीव रखा गया है। अब बात हुई है एनएसजी के बारे में, तो हम लोग एनएसजी के बारे में जान लेते हैं। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यह है एनएसजी का लोगो। इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 सितंबर 1986 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एनुअल बजट इसका 1190 करोड़ रुपए है। इसके एम्प्लॉय अभी वर्तमान में इसका पर्सनल है 7350 पर्सनल। इसका एजेंसी एक्सिक्यूटिव है एम ए गणपति तथा जो कि आईपीएस डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ एनएसजी हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय नौसेना के लिए 14 एकीकृत पनडुब्बी रोधी युद्ध रक्षा सूट खरीदने के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 1349 करोड़ रुपए। यह लेटेस्ट न्यूज जिसमें बताया गया कि डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ RS 1349 करोड़ टू प्रोक्यूर इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर। अब बात हुई है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड से यह समझौता किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन नेवी के लिए। तो तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। मिनिस्ट्री डिफेंस सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी है। मिनिस्ट्री डिफेंस सिस्टम लिमिटेड इज ए लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ इनोवेटिंग आर्मर्ड सॉल्यूशन फॉर द मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो कि स्पेशल मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए एक प्रकार का सॉल्यूशन है, उसे यह सुरक्षा देता है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसका कई सब्सिडीज है जैसे कि महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड, डिफेंस लैंड सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब बात हुई है इंडियन नेवी के बारे में, तो जान लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में। यह इंडियन नेवी का लोगो, इंडियन नेवी है भारत का इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है। इसका मोटो है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यह कार्य करता है तथा इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे यानी कि
इंडियन नेवी डे यानी कि भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी वर्तमान में है राजनाथ सिंह जी। यह एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसकी स्थापना 245 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कि 1776 में। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वास्तविक स्थापना 15 अगस्त 1947 को, आज से 74 वर्ष पहले हुई थी। इसका जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है तथा इसका ऑफिस होल्डर राजनाथ सिंह जी हैं, जो हमने बताया कि अभी मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और अन्य कई डिपार्टमेंट्स। अब चलते हैं, इतना बारे में जान लिया हम लोग महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया है एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट यानी कि मंजूरी देने के मामले में। पहला राज्य कुछ ही दिन पहले, आज से 15 दिन पहले कर्नाटक ने भारत के पहला राज्य बन गया था जो कि इंप्लीमेंट किया था अपने राज्य में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब हाल ही में उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यह इंप्लीमेंटेशन अपने राज्य में लगा दिया है। अब एनईपी जो है कि लॉन्च किया गया था 29 जुलाई 2020 को। अब चलते हैं, बात हुई मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में मध्य प्रदेश राज्य एक बहुत ही बड़ा राज्य है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, बीचों बीच पड़ता है भारत के मैप में। भोपाल यहाँ की राजधानी है, आनंदीबेन पटेल, सॉरी ये पुराना डेटा ले लिया गया, मंगूभाई छगन भाई यहाँ का गवर्नर है मध्य प्रदेश का, तथा शिवराज चौहान जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं। आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा मंगूभाई छगन भाई के नाम से, क्योंकि वहाँ का जो पिछले कैबिनेट से पहले जो 7 या 8 राज्यों का राज्यपाल चेंज किया गया था, उसमें मंगूभाई छगन भाई को नया मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। इसमें ओल्ड डेटा यानी आनंदीबेन पटेल को ले लिया गया था, आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें तथा 230 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जीवास नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क तथा अन्य कई नेशनल पार्क जो कि यहाँ का बहुत ही नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि भावना पटेल। यह इमेज में भावना पटेल विंस इंडिया फर्स्ट मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक 2020। ऐसा मौका था कि यह गोल्ड मेडल जीत जाए, लेकिन यह सिल्वर मेडल ही जीत पाए। पहले से यह ब्रॉन्ज मेडल जीते, उसके बाद प्रयास करते करते अपने स्तर यानी कि सिल्वर मेडल तक पहुंच गए। यह उनके बारे में दिया हुआ, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भावना पटेल ने हिस्ट्री रच दी है 29 अगस्त को, यानी कि कल के दिन सिल्वर मेडल जीतकर, या परसों से ही जीत गई थी, मतलब 28 अगस्त को ही ब्रॉन्ज मेडल जीत रही थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अपने प्रयासों को सफल बनाया और सिल्वर मेडल जीत गया। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 अगस्त 2021 को किसकी 111वीं जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन यानी कि मदर टेरेसा। यह इमेज में मदर टेरेसा का हाल ही में 111वीं जयंती मनाई गई है। मदर टेरेसा 111 बर्थ एनिवर्सरी प्रेयर्स ऑफर्ड एट मिशनरी ऑफ चैरिटी इन कोलकाता। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुई थी नॉर्थ मैसिडोनिया में। इनका देहांत 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुई थी। इनका पूरा नाम है अंजेज गॉक्सने बॉक्सीजियू। इन्हें मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। इनको कई अवार्ड मिला था, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज, भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ स्माइल तथा अन्य कई अवार्ड इनको दिया गया था। इनका पेरेंट्स का नाम था ड्रानाफाइल बोक्सायू तथा निकोई बोक्सायू। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, अफगानिस्तान से नागरिकों को निकालने के लिए यानी भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अपने अभियान को भारत ने क्या नाम दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है भारत के तरफ से अफगानिस्तान देवी शक्ति अभियान, जिसमें से अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को अपने देश में भारत में लाया जा रहा है, जिसको एक ऑपरेशन के नाम दिया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति।
अब जान लेते हैं आप ऑपरेशन देवी शक्ति क्या नाम पड़ा है। हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर चलाए गए राहत और बचाव अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति रखा है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि आखिर ये नाम कैसे अस्तित्व में आया। ऑपरेशन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह नाम इसलिए चुना गया था क्योंकि निर्दिष्ट नागरिकों को हिंसा से बचाने के लिए एक प्रयास है। जैसे माँ दुर्गा निर्दोषों को राक्षसों से बचाती है, ठीक वैसे ही काबुल के निर्दोष लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए भी ऐसे ही ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त भी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने यह नाम रखा है। और दोनों नवरात्रों में 9 दिनों का उपवास रखते हैं नरेंद्र मोदी। खास करके 9 दिनों में गर्म पानी पीते हैं और कभी कभी एक समय एक फल ही भोजन में लेते हैं। तो यह मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो कि प्रधानमंत्री हैं, यह दुर्गा जी का बहुत ही बड़ा भक्त है। इन्हीं के नाम पर उन्होंने ऑपरेशन शक्ति नाम, देवी शक्ति नाम रखा है इसका। तो अब चलिए अब चलते हैं इसके अंतर्गत कई भारतीयों तथा अन्य अफगानियों को भारत ला लिया गया है इस ऑपरेशन के तहत, वो भी सुरक्षित। और यह ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अगले कुछ दिनों तक ऑपरेशन देवी शक्ति चलने की उम्मीद है अभी। अब चलिए चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था किस देश ने दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन यानी कि डीओटी को पबजी और फ्री फायर जैसे इंटरनेट गेम पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों हाल ही में प्रतिबंध लगाने का आदेश बांग्लादेश सरकार ने दिया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। अब चलते हैं आज के आपके लिए क्वेश्चन है हाल ही में द कपिल स्टोरी नामक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिए होंगे। आप सीरियल वाइज से कमेंट बॉक्स में डेज को लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से पर डे आपको पिछले जितने भी पूरे महीने का डेज रहे आप उसे कमेंट बॉक्स में पर डे लिखे, ताकि आपको लिखने से आदत बने और पूरे वर्ष का डेज याद रहने लगे। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।